जय हिंद दोस्तों, पेपर से पहले ही 3-4 मॉडल सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल एकदम आसमान छू जाए और हिंदी में डर का एकदम माहौल ही ना रहे, बिल्कुल आपको एकदम अच्छा लगे। जिसको डरना है डरे। इस चैनल के बच्चे, इस चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे कतई नहीं डरेंगे किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि आपके विजय भैया यहां पे खड़े हैं। हर एक चीज एकदम क्लियर कराऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, हिंदी का जब पेपर देने जाओगे तो सेम टू कॉपी इसी तरह का पेपर आपको आएगा, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न पत्र दिया होगा, जहां पे आपको कुछ इस तरह से कोड दिया होगा, यहां पे आपका अनुक्रमांक नंबर भरने को दिया होगा, यहां पे समय दिया होगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें आप दोस्तों ये बात आपको पता है, ये सारी चीजें मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा। 15 मिनट आपको ठहरने के लिए, सांस लेने के लिए, फुर्सत लेने के लिए दिया जाता है, ताकि आप पेपर को पढ़ के थोड़ी सी अपने आप में चैन की सांसें ले सको। समझ आई मेरी बातें? तो 15 मिनट पढ़ने के बाद आप कोशिश ये करना, जब भी प्रश्न पत्र आपको मिले आंसर लिखने की कोशिश करना, तो ज्यादातर कोशिश करना सीक्वेंस में लिखने की, यानी सीरियल वाइज लिखने की। छलांग मार मार के इधर उधर, कभी 5वें को, कभी तीसरे को, फिर कभी 8वें को, ऐसे आंसर मत देना, ठीक है। कोशिश करना सीरियल वाइज से जाने की। अब कहोगे सर अगर मान लीजिए नहीं मालूम है तो, अरे होगा कैसे नहीं मालूम, आपके विजय भैया है, पेपर में हर सवाल आपको आ रहा होगा, बस इतना आप मान लो, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया, 100 नंबर आपका प्रश्न होता है, 100 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें लिखी होती है, वही चीज है कि आप में क्या क्या दिया है। 15 मिनट आपको विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देश दिया गया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और खंड ख में बांटा गया है, और सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य है, ठीक है। यहां तक आप पढ़ लिए। एक बात याद रखना, प्रश्न पत्र मिलेगा, वहां पे प्रश्न पत्र पे कोई भी सवाल में टिक या फिर ऐसे डॉट या क्रॉस जैसी चीजें मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब आती ही बारी कि प्रश्न पहला कैसा होगा, खंड क का। तो दोस्तों सबसे पहला आपका खंड क आएगा। क्या आएगा? खंड क। और खंड क में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, एक एक नंबर के टिक आउट वाले। किस तरह के दिखे जाएंगे? ये देखिए, आपको इस तरह से, बहुत ही वायरल भी लेकर के आया हूं, डेमो के तौर पे लाया हूं, लेकिन सटीक लाया हूं। और मेरे करने से पहले आप दिल से सोचना कि क्या यह सवाल का जवाब आपको पता था या नहीं। इस तरह से सोचोगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और अपनी कमी भी पता चलेगी, ठीक है भैया। तो सबसे पहला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो जयशंकर प्रसाद होंगे। इसका क्या होगा उत्तर? इसका जयशंकर प्रसाद होगा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न होगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न होगा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है भैया। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र भैया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे भैया? यहां तक क्लियर हो गया मेरे भाई? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो अगला प्रश्न है, यहां हल्का छुप गया है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, राम की शक्ति पूजा कविता किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा कविता किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा कविता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। चौथा प्रश्न आइए फटाक से देख लेते हैं। चौथा, सारे सवाल पूरा प्रश्न पत्र ही मैं यहां पे आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा, आपको एकदम इजीली तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या करना है, कहां कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। यानी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर 3-4 बार पहले ही कर ली जाए प्रैक्टिस, तो उसके बाद वही चीज जब आता है तो डर खत्म हो जाता है। समझ आई मेरी बातें? आपको कहीं ना कहीं नयापन टाइप का नहीं लगता, ऐसा लगता है अरे यार ये, आपको ऐसा लगने लगेगा 3-4 सैंपल पेपर कराने के बाद मेरे, कि अरे यार आंख मूंद के बता दोगे हाँ यार 7वें नंबर पे यही प्रश्न होगा, या नहीं ये नहीं तो वो पक्का आया होगा, उनमें से 2 में से कोई ना कोई तो पक्का चिपकाया होगा। ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब आता है चौथा, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? बहुत ही वायरल, बहुत ही सटीक है, ठीक है। भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो भैया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। याद भी करते जाना, और याद रखो जो मैंने बोला अभी, कि मैं जब प्रश्न ला रहा हूं तो अपने से एनालाइज करो। दिल कहते हैं ना, तुम दूसरे झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद के अंदर झूठ नहीं बोल सकते। खुद का आत्मा जानता है कि ये प्रश्न तुम्हें आ रहा था पहले से या नहीं। सही कहा कि नहीं? तो मेरे भाई बहन जरूर सोचो, ठीक है, और सभी एक्टिव रहो, ठीक ना। आत्मकथा रचना किस विधा की है? आत्मकथा रचना किस विधा की है? नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, या आत्मकथा है? नाम में ही आत्मकथा है तो आत्मकथा ही होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगला है भैया यामा। क्या? यामा लिखा है, ठीक ना। यामा काव्य संग्रह संग्रह की रचयिता कौन है? यामा काव्य संग्रह किसकी रचयिता है? महादेवी वर्मा के। कहीं होगा, यहां पे है, महादेवी वर्मा की है। किसकी है भैया? महादेवी वर्मा की। यहां तक क्लियर हुआ। अगले पे आ जाते हैं फटाफट। अब 7वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है, क्या है? रामचंद्र शुक्ल। क्या है भैया? रामचंद्र शुक्ल। 8वां प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर बाय डिफॉल्ट भूल जाओ झांसी की रानी की रचना, तो एक चीज मैं हिंट दे रहा हूं, समझ लेना, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे झांसी की रानी, झांसी की रानी है, झांसी में झ को भी अगर ध्यान से देखो तो स जैसा लग रहा है, ठीक है? झांसी में स शब्द यूज हो रहा है, ठीक ना? कुछ ट्रिक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूं, कई जगह आपको ये मिलेगा, ठीक है? तो झांसी की रानी जब भी आएगा तो अगर भूल जाओ बाय डिफॉल्ट, तो इसमें देखो स नाम से कौन है? झांसी की रानी है, एक महिला है, तो इसकी रचयिता भी महिला है। ये ट्रिक है, ठीक है? झांसी की रानी है तो इसकी रचयिता भी महिला है। ऐसा नहीं कि पुरुष भी होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं भाई, इसकी मतलब एक ट्रिक है। तो झांसी की रानी के रचयिता कौन है? महिला में तो दो है, महादेवी और सुभद्रा। तो दोनों में से कौन होगा? स सब ज्यादातर दिखाई दे रहा है, झ को भी ध्यान से देखो स जैसा लगेगा, तो सुभद्रा पे टिक मार देना, ठीक है? ये ट्रिक है। अब जो बता दिया मैंने ना, वो नहीं भूलोगे, ये स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, इसको कभी भी 3 दिन बाद भी तुम उठा करके देखना, तुरंत पहचान जाओगे। आंसर इस ऑप्शन को आगे पीछे करने के बावजूद भी तुरंत याद आ जाएगा, झांसी की रानी के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। समझ आए मेरी बातें? 8 नंबर आपने कमा लिया इस तरह से, अगर आप जवाब दोगे तो। अगला है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि का नाम, ठीक है? प्रयोगवाद ऊपर छूट गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि का नाम। तो इनमें से प्रयोगवाद के प्रमुख कवि का नाम कौन है? अज्ञेय है, दिनकर है, निराला है, या प्रसाद जी हैं? तो अज्ञेय है। अब अज्ञेय वाला जो ये शब्द यूज हुआ, अज्ञेय पे कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अज्ञेय पे 10 प्रश्न बने हुए हैं, यानी इधर उधर तामझाम करके। अज्ञेय वाला कोई भी टिक आउट क्वेश्चन मत छोड़ना, हिंट भी दे रहा हूं, अज्ञेय वाला कोई भी टिक आउट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है? याद रहेगा। अगला है 10वां, पंचवटी किस साहित्य विधा की से संबंधित है? पंचवटी किस साहित्य विधा से संबंधित है? पंचवटी किस साहित्य विधा से संबंधित है? याद रखना, टिक आउट क्वेश्चन एक बार और लेकर के आऊंगा, बहुत ही तगड़े तगड़े फिल्टर किए हुए टिक आउट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है? याद रखना, वो अंतिम लड़ाई होगी, ठीक है? तो पंचवटी किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो ये है भैया खंड काव्य, ठीक है? पंचवटी किस साहित्य विधा से संबंधित है? खंड काव्य से। फिर से याद रखना, पंचवटी किस साहित्य विधा से संबंधित है? खंड काव्य से। भूलोगे मत ना, ठीक ना? पक्का नहीं भूलोगे ना? चलो गुड। अब जब तुम्हारा खंड का खत्म हो जाएगा भैया, ठीक ना? ये खंड का था, ठीक है? तो जब आगे की ओर बढ़ोगे तो अगले खंड में जब आओगे तो प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट हो जाएगा। खंड ख से क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 जो होगा मेरे भैया, प्रश्न संख्या जो 3 होगा वो सीधे आपको 10 अंक देगा। कितना अंक देगा भैया? सीधे 10 अंक देगा, जिसमें आपको गद्यांश का, पद्यांश नहीं, गद्यांश, गद का, किसका? गद का भैया आपको क्या दिया होगा? गद का एक पैराग्राफ उठा के दिया होगा। गद का एक पैराग्राफ उठा के दिया होगा, और उस पैराग्राफ के आधार पर आपको 5 प्रश्न दिया होगा, ठीक है? बहुत लोग को ऐसा लगता है कि बस हम इस गद का व्याख्या कर देंगे अपने से बना के तो हमें 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। भाई पहले के समय में, हम लोग के समय ऐसा होता था कि 5 प्रश्न नीचे नहीं देता था, सीधे एक पैराग्राफ देता था, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, बस इतना लिखता था, संदर्भ सहित व्याख्या, इसी पे सीधे पूरा मार्क्स मिल जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि आपको 5 प्रश्नों में तोड़ दिया गया है, जिनमें 2 प्रश्न हर बार फिक्स होगा, चाहे वो गद का हो, चाहे वो पद का हो, चाहे संस्कृत खंड का हो, समझ रहे हो? तो 2 प्रश्न फिक्स होगा। कौन सा प्रश्न फिक्स होगा? पहला कि आपको शीर्षक और लेखक का नाम पक्का पूछा जाएगा, यानी कुल मिलाकर के संदर्भ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? संदर्भ पूछा जाएगा। दूसरा जो होगा व्याख्या पूछा जाएगा। अब मजे की बात यह है कि गद की या गद्यांश का व्याख्या कभी रटा नहीं जाता है, कभी रटा नहीं जाता है, क्योंकि गद्यांश की व्याख्या हूबहू जो पैराग्राफ दिया होता है उसी को अपने भाषा में बढ़ा चढ़ा के लिखना ही व्याख्या कहलाता है। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से अपने शब्दों को दोहरा देता हूं कि अगर किसी को मैं एक तमाचा मार दिया तो इसकी अगर प्रसंग कोई पूछे, प्रसंग का मतलब कि छोटे से शब्दों में अगर किसी को बोलना हो तो तुम कहोगे सर ने उस लड़के को एक तमाचा मारा, लेकिन इसी का व्याख्या करना हो तो कहोगे अरे जानते हो यार, सर के नजदीक जब लड़का आया तो सर बड़े गुस्से में उसे देखे और तुरंत खींच के एक तमाचा मार दिए, उसके गाल पे 5 उंगलियां उपट गई, उसके लड़के की आंख में आंसू डम गया, चारों तरफ इधर उधर देखने लगा कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा, मेरी बेइज्जती तो हो नहीं गई मार खाने के बाद।
कहने का मतलब एक छोटी सी चीज को कितना बढ़ा चढ़ा दिया गया। तो उसी तरह से ये जो पैराग्राफ लिखा होता है, ये जो पैराग्राफ लिखा होता है भैया, इस पैराग्राफ में होता क्या है कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ का शीर्षक क्या है, यानी पाठ का नाम क्या है और इसे लिखा कौन है। और गद्यांश पद्यांश और संस्कृत का गद और संस्कृत के पद वाले में बहुत ही डिटेल, बहुत ही डीपली, और कौन सा गद कौन सा पद आपको तैयार करना चाहिए सब कुछ बताया हूं, जैसा कि यहां थंबनेल दिख रहा है। तो उसमें जाके देखोगे तो एकदम डिटेल समझ आएगा और मजा आएगा, तुम्हें पूरी राज समझ में आ जाएगी। समझ आई मेरी बात है? पूरी राज। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा इसका, ठीक है? कमेंट बॉक्स खोलोगे तो इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अब क्लियर हुआ? तो वहां पे डिटेल मिलेगा और यहां पे तो मैं केवल जो दिया है उसी का जवाब दूंगा। तो चलो देते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि गद्यांश में इस तरह का जो पैराग्राफ देता है जिसके नीचे 5 प्रश्न दिया जाता है। ये तो बता दिया कि 2 प्रश्न फिक्स होता है, एक होता है संदर्भ और दूसरा होता है व्याख्या, यानी 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब बचा 3 प्रश्न, जो वो 3 प्रश्न इसी में से आपको काट छाट करके लिखना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। जो पैराग्राफ दिया होता है वही, बाहर से कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको डरने वाली बात नहीं है, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा कि यहां पे एक पैराग्राफ नहीं बल्कि आपको 2 पैराग्राफ दिया जाता है, अथवा अथवा करके, जो आपको पसंद आए वो आप करिए, ठीक है? और मैंने उस वाले वीडियो में जो अभी मैंने आपको थंबनेल दिखा उसमें बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड बताया है, पहचानने का तरीका बताया है, कैसे पैराग्राफ देखते ही पहचान लोगे कि ये इसका शीर्षक क्या है और इसके लेखक क्या है। जैसे कि यहां पे अगर ध्यान से देखो तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा के निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी हुई होती है, विज्ञान आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति है, ठीक है? इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं का व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। खोज की महती आवश्यक है, महती का मतलब खोज की जरूरत है, ठीक है? आवश्यकता है। अब ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा इसमें अगर आप नोटिस किए होंगे, भाषा के महत्व, आधुनिकता, बदलते दौर में, विज्ञान के दौर में भाषाओं में कैसे परिवर्तन आता है उसके बारे में बात हो रही है। तो आप ध्यान से समझना, भाषा और आधुनिकता जैसे शब्दों का जब जिक्र होगा, यहां देखो कीवर्ड लिखा है मैंने, कीवर्ड में क्या है, कैसे पहचानोगे? अगर कोई पैराग्राफ में आधुनिक जैसे शब्दों का प्रयोग हो, आधुनिकता, सामाजिक परिवर्तन, विज्ञान, भाषा, संस्कृति, समझ रहे हो, परिवर्तनशील, ऐसे जैसे शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो तुरंत समझ लेना कि उसका शीर्षक क्या है, भाषा और आधुनिकता है। और उसको लिखने वाले कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ठीक है? यहां तक समझ आया? जैसे ये कीवर्ड पकड़ लोगे तो तुरंत तुम एक सवाल का जवाब दे दोगे। जैसे ही कीवर्ड पकड़ोगे तुरंत एक सवाल का जवाब आप दे दोगे। जैसे पहला सवाल है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो पाठ का शीर्षक कौन हो गए? भाषा और आधुनिकता, और लेखक कौन हो गए भैया? लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पे अब जो लिखा हुआ है सेम टू कॉपी मत उतारना, ठीक है? यहां जो लिखा हुआ है सेम टू कॉपी मत उतारना मेरे भाई। जो लिखा है उसी को बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा अपने शब्दों में लिख दोगे तो व्याख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याख्या हो जाएगा। फिर यहां पे आप देख रहे हो, तीसरा प्रश्न है कि अद्भुत और परंपरागत शब्दों का अर्थ लिखिए। अद्भुत और परंपरागत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इस शब्दों का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिए। अद्भुत का अर्थ उत्पन्न होना लिख देना, और परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा से चलती आ रही चीजों। समझ रहे हो? परंपरा से चलती आ रही चीजें या परंपरा से चली आ रही संस्कृति, जो भी, ठीक है? फिर अगला है कि भाषा परिवर्तनशील क्यों है। अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हो कि कहां गया भैया, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग होता है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील होती है, ठीक है? या ऐसे भी अपने तरफ से लिख सकते हो कि भाषा और संस्कृति में परिवर्तनशील होने का मुख्य कारण यह होता है कि जब हम विज्ञान को अपनाते हैं तो कई नई भाषाओं, कई नए शब्दों को जोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से भाषा में एक नयापन आता है। परंतु भाषा में नयापन लाने के साथ साथ यह बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारी संस्कृति पे कुठाराघात ना हो। यानी कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह से तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से बना करके, ठीक है? एग्जैक्टली अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा 100 में 100% एकदम बुक से मैच कर जाए तो आप मर जाओगे रटते रटते। समझ रहे हो? अब ध्यान से समझो। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो जाहिर सी बात है, भाषा के महत्व पर, भाषा के महत्व, बदलती आधुनिक दौर में भाषा के महत्व की चर्चा की है। बदलते आधुनिक विज्ञान के दौर में भाषा किस तरह से परिवर्तनशील हो रही है, भाषा कैसे बदलाव आ रहा है, और भाषा में परिवर्तनशील होते हुए भी हमें अपनी संस्कृति को कैसे बचा के रखना है, इसके ऊपर जोर दिया गया है।
समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से आप जैसे ही करोगे आप 10 नंबर तुरंत कमाल हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? इतना सटीक, इतना बेहतर आपको बता रहा हूं ताकि आपको वहां दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आपका 20 नंबर का काम मैंने करा दिया। अब जैसे ही यहां से आप क्रॉस करोगे तो अगला चौथा प्रश्न जो आएगा वो हिंदी खंड का जो आपका होगा पद्यांश होगा। क्या होगा? पद्यांश। यानी अब आपको एक पैराग्राफ में पद दिया होगा और एक नहीं बल्कि 2 दिया होगा। कितना? 2 दिया होगा। 2 में से जो आपको समझ आए वो करना होगा। समझ आई मेरी बातें? 2 में से कोई एक करना होगा। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो, एक ही मैं लिया हूं डेमो के तौर पे, अथवा भी दे सकता है आप, जो आपको पसंद आए, जो आपको बढ़िया कॉन्फिडेंट आ रहा है उसको आप कर लेना। जैसे ही आप करोगे अच्छा खासा मार्क्स यहां से भी आपका उठ जाएगा 10 नंबर। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, जैसे उसमें था वैसे इसमें आपका 5 प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे पहला, जैसे मैंने बोला 2 प्रश्न लगभग सेम रहेगा। आपका व्याख्या है और शीर्षक और कवि का नाम। अब कवि क्यों बोल दिया, लेखक क्यों नहीं बोला? क्योंकि पद लिखने वाले जो होते हैं वो लेखक नहीं बल्कि कवि होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक पद दिया है, इसकी मैं पूरी एकदम अच्छे तरीके से व्याख्या करता हूं और जो मैंने पद लिया है वो बहुत वायरल भी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका पद का व्याख्या कर लेते हैं, फिर इसके कीवर्ड को जानते हैं जो मैंने साइड में कीवर्ड लिखा है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदल अध खुला अंग। यानी जो श्रद्धा है, यहां श्रद्धा की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? श्रद्धा की बात हो रही है। किसकी भैया? श्रद्धा की। तो श्रद्धा जो है वो एक नीले रंग का परिधान पहनी हुई है, नीले रंग का एक वस्त्र पहनी हुई है जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ है और उस ढके हुए शरीर से कुछ थोड़े थोड़े जगह पे खुले हुए अंग दिख रहे हैं। और वो जो अंग दिख रहे हैं वो मानो कैसा दिख रहा है भैया? वो मानो खिला हुआ जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे छाए हुए बादल हैं, उन बादलों में थोड़ी बहुत जो जगह है उन जगह से जैसे सूरज झांक रहा हो और सूरज से एक गुलाबी रंग की रोशनी, एक गुलाबी रंग की जैसे मानो फूल खिल रहा हो। ठीक है, यानी गुलाबी रंग का मानो एक फूल खिल रहा हो, ऐसा उनका वस्त्र, ऐसा उनका खुला हुआ अंग दिख रहा है। ठीक है, यानी श्रद्धा एक नीले रंग का परिधान धारण की हुई है और नीले रंग के परिधान धारण की हुई है, उसके साथ साथ क्या है कि उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंग खुला हुआ दिखाई दे रहा है और उस खुले हुए अंग की तुलना मेघ से हो रही है और चमकती हुई बिजलियों से हो रही है। तो यहां कही जा रही है भैया कि उसका खुला हुआ जो अंग है मानो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच कोई सूरज की जो चमकती हुई बिजलियां हैं, रोशनी है, वो रोशनी क्या है भैया? जैसे गुलाबी रंग का एक फूल खिला रही हो। गुलाबी रंग का क्या खिल रही हो? फूल खिल रही हो। बस इतना ही पे आपको रोकना है, इसका यहीं तक है, केवल ये अलग है। ठीक है, यहां तक समझ आया? इस तरह से आपको व्याख्या करना होगा। कौन से पद कितने इंपॉर्टेंट है सब मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़े होंगे। और अगर नहीं जुड़े हैं तो वहां पे आपको कोई भी पीडीएफ का कॉस्ट चार्ज नहीं करना है, सारे पीडीएफ आपको फ्री में है अवेलेबल। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक पे आप जा क्लिक कर देना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इन 5 का जवाब कैसे देंगे। उससे पहले मैं आपको यहां पे इसका कीवर्ड बता देता हूं। तो यहां पे जो बात हो रही है, श्रद्धा की बात हो रही है। श्रद्धा की तुलना, श्रद्धा की सुंदरता की तुलना हो रही है मेघ, बादलों, सूर्य से। समझ आ रही मेरी बातें? ठीक है, और इसके रचयिता, इसके कवि जो हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। शीर्षक क्या है? श्रद्धा मनु है। शीर्षक क्या है? श्रद्धा मनु। याद रहेगा? याद रहेगा भैया, पहचान जाओगे, अब भूलोगे नहीं जो मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहां पे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता की बात हो रही है? तो जाहिर सी बात है श्रद्धा की सुंदरता की बात हो रही है। किसकी? श्रद्धा की। तो आप कह सकते हो प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद के पंक्तियों में श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। बस इतना लिख दिया, हो गया, 2 नंबर आपने कमा लिया। अगला है प्रस्तुत पदांश में नायिका यानी श्रद्धा के बालों और मुख की तुलना किससे हो रही है? तो बालों की तुलना बादल से हो रही है। किससे? बादल यानी मेघ से। और मुख की तुलना सूर्य से हो रही है। समझ आई मेरी बातें? आपने कमा लिया 2 नंबर। फिर अगला प्रश्न है मेघवन में कौन सा अलंकार है? अब यहां आप देख सकते हो मेघवन में, यानी मेघ यानी बादलों की तुलना किससे हो रही है? श्रद्धा के सुंदरता की, यानी श्रद्धा के रूप रंग की। तो यहां रूप की बात हो रही है, सुंदरता यानी रूप की बात हो रही है। तो यहां पे कौन सा अलंकार चिपकेगा? यहां पे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार चिपकेगा। किसी के रूप रंग की अगर तुलना किसी से की जा रही है तो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या।
तो व्याख्या कर दिया मैंने। फिर अगला है कविता का शीर्षक और कवि, तो शीर्षक है श्रद्धा मनु और कवि है जयशंकर प्रसाद। यहां भी आपने 10 नंबर कमा लिया। अब बताइए ईमानदारी से यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात समझो कि यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगले प्रश्न में आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है लेखक और कवि का, और आपको मिलता है 5-5 अंक। ठीक है, लेखक का 3 दिया रहता है जिनमें से कोई एक करना होगा आपको, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में दिया होगा। और एग्जैक्टली यहां अगर 5वें क्वेश्चन पे आपको दिखा रहा हूं लेखक कवि, तो वहां भी 5वें क्वेश्चन पे ही लेखक कवि मिलेगा। ये मान लो कि सेम इसी तरह पेपर आएगा। समझ आए मेरी बातें? और आपको 80 शब्द में लिखना होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 5 नंबर हमें मिलने वाला है तो कम से कम 2 पेज 2.5 पेज लिख दें। अरे भैया, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे बहुत आ रहा है तो मैं ज्यादा लिख देता हूं। ज्यादा लिखने से तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा और अंत में पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम में। तुम कितने ब्रिलियंट हो ये मायने नहीं रखता, तुम कितने टाइम मैनेजमेंट के पक्के हो, तुम सारे चीजों को अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं, ये मायने रखता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर चीज होती है। इसलिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, बहुत ज्यादा मत दीजिए जवाब। अपने आप को वहां पे आप अपना नवाबी झाड़ने की कोशिश करोगे तो आप गड्ढे में ही गिरोगे। समझ आई मेरी बातें? तो आप ध्यान से समझो। निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट इस वीडियो के पीछे आप देखोगे लेखक और कवि का मैंने 3 लेखक 3 कवि का मैंने साहित्यिक परिचय बहुत सटीक तरीके से, और जिसको अगर याद नहीं हो, रटना पड़ता हो, तो जाके उसे जरूर देखो। एक ट्रिक के दम पे सारे साहित्यिक परिचय को क्लियर किया है, थोड़े थोड़े चेंजेस पे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर तैयार है तो लिखने का फॉर्मेट समझ लो। देखो, साहित्यिक परिचय भला ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको जीवन परिचय की थोड़ी सी झलक देनी पड़ती है, इसलिए पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय ही होता है। तो 2 तरह से लिखते हैं लिखने वाले लोग, या फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल के इस तरह से लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, ये भी सही है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर में एक डब्बा इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लेखक लिखेंगे हेडिंग, फिर लेखक का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ जन्म लिखेंगे, फिर जन्म लिख देंगे, जन्म यानी 1907 1906 जब भी हुआ हो, फिर जन्म स्थान लिखेंगे, जन्म स्थान का नाम लिख देंगे, माता पिता लिखेंगे इधर, फिर माता पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मृत्यु लिखेंगे, फिर इधर मृत्यु लिख देंगे, यानी जिस सन में हुआ होगा। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय, यानी एक तरह से कह लो कि एक कोटेशन की तरह हो गया, तुमने हाईलाइट कर दिया। फिर अगला हेडिंग डालते हैं साहित्यिक परिचय। फिर साहित्यिक परिचय लिखना शुरू कर देते, बहुत सटीक मेथड से मैंने बताया है साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका, रटना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, फिर तीसरा हेडिंग आता है रचना। फिर रचना में कम से कम 2 रचना लिख के आदि लिख देना, आदि प्रमुख रचनाएं हैं। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखोगे तब जाके 5 में 5 नंबर आराम से मिल पाएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा 100%, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक करना है। उसी तरह कवि आएगा तो कवि का भी प्रेजेंटेशन सेम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने 3 लेखक 3 कवि का बता दिया, जरूर देखिएगा वहां पे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो 6वां प्रश्न पूछा जाएगा वो कहानी से आएगा, कहानी का सारांश पूछेगा। कहानी का क्या पूछेगा? सारांश पूछेगा। जैसे मैं जहां से हूं सोनभद्र से, आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो सोनभद्र में हम लोग का पंचलाइट है। ठीक है, हम लोग के जिले का क्या है? पंचलाइट है। कहानी का सारांश आप में क्या है वो देख लेना, आपके शिक्षक बताए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम पंचलाइट ही होता है, मैक्सिमम पंचलाइट, या बहुत लोग का लाठी भी होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए पंचलाइट के सारांश में क्या लिखना होगा। तो पंचलाइट वाले में क्या होता है कि देखिए 2 गांव होते हैं और वो गांव का जो जमींदार होते हैं वो लोग एक बार मेला जाते हैं, तो गांव का जो पड़ोस वाला गांव होता है वो दूसरे से जलता है, एक दूसरे को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं उससे बड़ा हूं, मैं मेरे यहाँ बहुत सुविधा है। जैसे नहीं होता, कार्टून मूवी में देखा होगा, उस तरह से होता है। तो बहुत टोला मोहल्ले वाले जाते हैं मेला। अब मेला में क्या कहते हैं, बहुत सारे पंच लोग जो होते हैं वो मेला में जाते हैं, और वहां पे पंचलाइट का मतलब लालटेन होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे फुस 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 करके जलाते हैं, ऐसे कर देते जलने लगता है, उसी तरह से आपका लालटेन इस तरह से रहता है, उसे पंचलाइट कहते हैं। वो लोग वो लेकर के आ तो जाते हैं, सोचते हैं कि हम लोग पंचलाइट लेके आएंगे, उस गांव में तो है नहीं, हमारे घर में पहला पंचलाइट हमारे गांव में होगा, हम लोग का बड़ा नाम होगा, वो लोग जल जाएंगे, भूल जाएंगे, इस तरह से, मतलब समझ रहे हो ना। फिर वो लोग सोचते हैं कि पंचलाइट ले आकर के हम लोग क्या करेंगे, रात में कीर्तन करवाएंगे। कीर्तन मतलब समझते हो ना, हरि कीर्तन, उस तरह से। तो पंचलाइट ला तो लेते हैं, लेकिन कीर्तनिया लोग जब बैठते हैं तो अब बारी आती है पंचलाइट जलाने की, तो पंचलाइट जला ही नहीं पाता कोई, पंचलाइट जलाने आता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना पता नहीं क्या क्या बुद्धि देते रहते हैं। तो धीरे से गुलरी काकी लोग इस तरह से हल्का फुल्का बतियाती हैं
कि यार ये गोधना जो है वो पंटलाइट तो जलाने जानता है, वह इस तरह का तामझाम करने जानता है, ठीक है भैया, लेकिन वो गोधना को तो गांव से भगा दिया गया है एक लड़की के अफेयर में, चक्कर में, तो उसको गांव में बुलाया कैसे जाए? तब तक सरपंच को पता चल जाता है ये बात, तो कहते हैं बुलाओ बुलाओ भाई, नहीं इज्जत का सवाल है, क्योंकि दूसरे गांव वाले हंसी उड़ा रहे हैं। वो दूसरे गांव में पता चल चुका था, पड़ोस वाले गांव में, कि क्या कहते हैं टोला में, कि वो लोग पंचलाइट जला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आता है, फिर आने के बाद कहता है ले आओ थोड़ा गरी नारियल का तेल डाल करके फुस मार के जला देता है। यही कहानी है, ठीक है, आसान भाषा मैंने बता दिया। और अगर और बेहतर तरीके से सीखना है तो यूट्यूब पे इसको कभी भी कहानी के तौर पे ना समझ के कार्टूनिस्ट वीडियो बहुत सारे पड़े हुए मिलेंगे, कार्टून के तौर पे, जैसे डोरेमोन, छोटा भीम देखते हो ना, उस तरह देख लोगे तो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 80 वर्ड में लिखना होगा। 80 वर्ड का मतलब होता है लगभग 1 पेज, लगभग 1 पेज आपको लिखना होगा। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपका 5 नंबर एकदम अच्छे से पंचलाइट वाला क्लियर हो जाएगा, कहानी वाला, ठीक है। ये 6वां प्रश्न होगा। और 7वें प्रश्न में जो पूछा जाएगा वो खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर देना होगा। अब प्रश्न उत्तर में हर कोई जान रहा है ज्यादातर चरित्र चित्रण ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि ज्यादातर क्या है कि जैसे हम जहां से हमारा आलोक वृत्त है, तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो आलोक वृत्त गांधी जी के ऊपर है। किसके ऊपर है भैया? आलोक वृत्त गांधी जी के ऊपर है। और इनका क्या लिखना है? जीवनी या फिर चरित्र चित्रण लिखना होता है, ठीक है। तो चरित्र चित्रण ही सब कोई लिखता है। तो गांधी जी के बचपन से लेकर के उनके पूरे बुढ़ापे तक क्या क्या रहा, उसे संक्षेप में छोटे से शब्दों में लिखा जाता है। तो हर कोई जानता है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो सत्य मार्ग पे चलने का राह दिखाते थे और चलते भी थे, ठीक है। और वो एक बहुत ही बड़े देश प्रेम थे, राष्ट्रभक्त थे, ठीक है। वो स्वदेशी वस्त्रों का यानी स्वदेश की चीजों का इस्तेमाल करने का पक्षधर थे। तो इस तरह की चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लोगे तो आपका यहां से 5 नंबर तैयार हो जाएगा। गिनते जाओ, पूरा पेपर का एक एक हिस्सा बता दे रहा हूं क्या क्या आएगा, ठीक है। फिर बारी अगली जब आएगी तो अगला आ जाएगा एक संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ हिंदी अनुवाद का मतलब होता है कि आपको इस तरह से संस्कृत आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक गद्यांश है, याद रखिएगा। इस तरह से बड़ा सा पैराग्राफ देगा, एक गद्यांश होगा, पद्यांश भी पूछेगा, ठीक ना। पद्यांश जो होता है वो श्लोक होता है, ठीक है। तो इस तरह से गद्य की तरह आपको दिया रहेगा। जैसे यहां पे देख सकते हो दिया है संस्कृत हिंदी संस्कृता भाषासु अस्य समान अधिकारम अस्ति, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। मेरा संस्कृत थोड़ा सा लुल्ल है, ठीक ना, थोड़ा बहुत संभाल लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया रहेगा, तो उसका संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। क्या करना होगा? हिंदी अनुवाद करना होगा। तो इस तरह से जब लिखा होगा तो इसको कभी पैराग्राफ देख के रटना मत मेरे भाई। मैं गजब का सटीक ट्रिक बताया हूं उस वाले वीडियो में, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं जिस वीडियो की, तो उस वीडियो में एकदम अच्छे से बताया हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे टेक्निक से आपको ये तैयार करना होता है, क्या दिमाग में रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं इनको, जैसे एक होता है ना कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसी तरह से बस आपको ट्रांसलेट करना है। अलग से कुछ बना के नहीं लिखना है, अलग से कुछ बढ़ा चढ़ा के इसमें नहीं लिखना। सीधे सीधे 100 की एक बात कहूं तो हिंदी अनुवाद है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन होता है, अंग्रेजी में इसे बोले तो अनुवाद का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो कौन कौन से पद आपको ट्रांसलेट करने, कौन कौन सा गद्यांश है, इस तरह का पैराग्राफ जो आपको तैयार कर लेना चाहिए, तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, पहला। और दूसरा, मैंने उस वीडियो में हल्की सी झलक दिखाई भी है, तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अगला आता है, ये भी आपका दोस्तों, ये आपको दोस्तों 7 अंक देगा। 2 अंक आपको देगा संदर्भ पे और 5 अंक अनुवाद पे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर जब 8वें के ख पे आएंगे दोस्तों, तो 8वें के ख में आपको फिर से पद दिया होगा। वहां गद था और यहां क्या होगा? पद होगा। जैसे यहां पे आप देख ही रहे हो, काव्य शास्त्र विनोदन काले गच्छति धीमताम अव्यसेन च मूर्खाण निद्रा कलहेन वा, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि काव्य शास्त्र को जानने वाला, काव्य शास्त्र को समझने वाले व्यक्ति का ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने में, ठीक है, यानी विद्वानों का समय ज्यादातर काव्य शास्त्र को समझने में और समझाने में बीतता है। इसका हिंदी अनुवाद बोल रहा हूं, काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में बीतता है, परंतु मूर्खों का समय ज्यादातर कलह करने में और निद्रा मतलब सोने में ज्यादातर गुजरता है। अब दोस्तों बात आती है इसके संदर्भ लिखने की। किसके संदर्भ की? तो संदर्भ बहुत इजी है। अब जाहिर सी बात, ये बात तो पता है संस्कृत खंड से है, तो आप क्या लिखोगे? और ये भी पता है ये क्या है आपका? पद है का, या श्लोक भी कह सकते हो, ठीक है। तो लिखोगे प्रस्तुत हमारी
पद्यांश या फिर श्लोक। प्रस्तुत हमारे श्लोक संस्कृत खंड के सुभाषी रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है। सुभाषी रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है या फिर उद्योत है। समझ आई मेरी बातें? ये है इसका संदर्भ। क्लियर हुआ यहां तक? तो इसमें भी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको एक नहीं बल्कि 2 पद दिया होगा, 2 श्लोक दिया होगा अथवा करके, और जो मैं आपको टिक लगा के दिया हूं टेलीग्राम पे या फिर आपको जो यहाँ पे जो अभी थंबनेल दिखाया है उस पे आप जाओगे तो पूरा डिटेल समझ आएगा, और उसके बाहर से नहीं आएगा, इतना आपका भाई वादा कर सकता है। ठीक है, उसी में से आपका फंस जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चले तो अब आ जाता है दोस्तों आपका व्याकरण से रिलेटेड निम्नलिखित मुहावरों या फिर लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। किसी एक का अर्थ लिख करके उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, जैसे काफी सारा लिखा है, हाथ पांव मारना। ठीक है, हाथ पांव मारना यानी नहीं होता है कि इधर उधर हाथ पांव मारना लेकिन कुछ हासिल ना होना। ठीक है, अगला है अगर मगर करना। ठीक है, तो इसी को उठा लेते हैं। ठीक, वैसे तो बहुत सारा इजी है। ठीक ना, अगर मगर करना, जैसे अगर मगर करने का मतलब समझ रहे हो ना कि काम टालना। अगर मगर करने का मतलब होता है किसी भी काम को टालना। ये हो गया इसका अर्थ, ये हो गया इसका अर्थ। अब वाक्य प्रयोग करना है तो ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हो, देखो सूरज हर काम को लेकर के अगर मगर करता रहता है। ठीक है, पंकज इस काम को लेकर अगर मगर कर रहा है। ये हो गया वाक्य प्रयोग। समझ आई मेरी बातें? ये रटना वाला बात नहीं है। आप मेरा व्याकरण का जो पर्सनल वीडियो आया है उसे देखो, आपको एकदम इजीली समझ आएगा। ठीक है, फिर आती है बारी दोस्तों अगला 11वां प्रश्न में। तो 11वें प्रश्न में 2 प्रश्न होगा, पहला और दूसरा, और दोनों 1-1 नंबर का प्रश्न होगा। कितने मार्क्स का? 1 नंबर ए, 1 नंबर ए। और यहां क्या होगा, आपका शब्द युग्म दिया होगा और उसका सही अर्थ बताना होगा। 4 ऑप्शन दिया होगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जैसे अनल और अनिल है, अनल और अनिल। तो जान लीजिए अनल का अर्थ होता है, अनल का अर्थ होता है दोस्तों अग्नि। क्या होता है? अग्नि होता है। अनल का अर्थ क्या होता है भैया? अग्नि होता है। और अनिल का अर्थ होता है, अनिल का अर्थ होता है दोस्तों वायु। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु। तो बताइए पहले में क्या है? अनल यानी अग्नि होना चाहिए, और बगल में क्या होना चाहिए? वायु। अग्नि वायु, स वाला ऑप्शन सही होगा। समझ आया? मजा आया? ठीक है, तो 15 टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण वाले में मैंने कराया है। यहाँ थंबनेल व्याकरण वाला दिख रहा है, जैसे ही हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, फिर आता है जघन और जघन्य। जघन और जघन्य। तो जघन का अर्थ क्या होता है? जघन। जघन का अर्थ होता है जांग। जघन का अर्थ क्या होता है? जांग। और जघन्य नहीं कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। जघन्य शब्द बहुत यूज किया जाता है। जघन्य का मतलब एक तरह का अपराध में यूज होता है ये शब्द। किसमें? अपराध जैसे चीजों में शब्द यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा पहला। समझ आई मेरी बातें? उसी तरह अगले पे जब आओगे तो ख वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें दिया होगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ वाला भी बताया हूं, 2 अर्थी वाला। ठीक ना, तो जड़ का होता है पेड़ पौधों की जो मूल होती है, मूल यानी जड़, उसे भी जड़ कहते हैं, या फिर मूर्ख को भी जड़ कहते हैं। ये बिल्कुल जड़ है, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, गिरा। गिरा का अर्थ होता है जैसे कोई चीज गिर पड़ा, जैसे होता है ना गिर पड़ा, या फिर वाड़ी या फिर भाषण जैसे शब्दों में भी गिरा का शब्द यूज किया जाता है। फिर आता है पयोधर। पयोधर का मतलब होता है मेघ भी कहते हैं और स्तन भी कहते हैं। ठीक है, मना। मना लिखा है ना, मन नहीं। मना का मतलब होता है रोकना। ठीक ना, रोका। मना का मतलब रोक देना। ठीक है, या फिर मनाया। मनाया जैसे शब्दों में भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहिए तो 10-15 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने उस वाले में बताया है, और वो भी ऐसे जो रिपीटेड है और 100 में 100% आने ही आने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 अर्थ लिखना है, 4 ठो देगा, कोई एक उठाना है, तो इतना तो लक खराब है नहीं कि क्या कहते हैं चारों में से कोई एक नहीं आएगा। 100% आना ही आना है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल एकदम लक खराब है तो बात अलग है, वैसा लेकिन होगा नहीं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है ग वाला, जो आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करिए। सही शब्द का चयन करिए, यानी यहां पे लिखा है पहला आशा से अधिक। अब आशा से अधिक का सही चयन इसमें से करना है, कौन सही है? आशा के विरुद्ध नहीं भाई, आशा से अधिक, आशा से विरुद्ध कैसे होगा? आशा के अनुसार कैसे होगा? आशान्वित भी नहीं होगा। आशा से अधिक का मतलब होता है आशातीत। आशातीत का मतलब होता है आशा से अधिक। अब अगला है रास्ता दिखाने वाले। रास्ता दिखाने वाले को ज्ञानी कहा जाता है क्या? नहीं भाई। जानकार कहा जाता है? नहीं भाई, जानकार तो हर क्षेत्र में हो सकते हैं। सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं। पथ प्रदर्शक?
पथ प्रदर्शक आपका सही शब्द होगा। तो इस तरह से आपको लिख देना होगा। ऐसे ही सेम आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक मॉडल पेपर जैसे मैंने यहाँ सॉल्व कराया, उसी तरह से इस मॉडल पेपर को अगर शेयर करते हो, अगर 5000 लाइक तक पहुंचा देते हो, ये मेरा एम है। 5000 लाइक अगर इस वीडियो पे चले जाते हैं तो 100% 3 मॉडल पेपर तुरंत जल्द से जल्द ला दूंगा। ठीक है, बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करना। ठीक है, और चैनल पे नए हो गए तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके लिखने का मतलब होता है जो भी लिखा है, जो तुम्हें इसमें कमी लगे कि यार ये तो शायद ऐसे बोला जाना चाहिए, तो वही चीज लिख देना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है पहला कि मुझे भारी दुख हुआ, ये लिखा है। अब इसका शुद्ध वाक्य ऐसा थोड़ी है कि जो बुक में दिया है वही एग्जैक्टली लिखना है, वही लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। नहीं भाई, अपने हिसाब से देख लो क्या तुम्हें लगता है कि इसे बना के किस हिसाब से सही लिखा जा सकता है। मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी शब्द हटा सकते हो, भारी का कोई मतलब नहीं है। ये लिख सकते हो मुझे बहुत दुख हुआ। तो भारी हटा के बहुत शब्द ज्यादातर यूज करते हैं। भारी दुख कहाँ कहते हैं, मुझे बहुत, ऐसे कहते हैं मुझे भारी दुख हुआ। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन कभी भी ज्यादातर बात होती थी, कहते देखो भाई मुझे बहुत दुख हुआ। शब्द आता है कि नहीं, ये वाला ज्यादा आता है ना, तो ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, जैसे ईश्वर सबका भाग विधाता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे साफ साफ ये अशुद्ध है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। नीचे में जब शुद्ध वाक्य लिखोगे, शुद्ध वाक्य में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कमी कहाँ पे आ रही है, भाग में। ठीक ना, ईश्वर सबका भाग विधाता नहीं होता है, ईश्वर सबका भाग्य शब्द यूज होता है। ठीक ना, ईश्वर सबका भाग्य विधाता होता है। समझ आई मेरी बातें। पद्मा बुद्धिमान शिक्षिका है। ठीक है, शिक्षक शिक्षिका ये दोनों ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं शिक्षक ज्यादातर शब्द यूज किया जाता है। उसी तरह अब चल लेना चाहिए, ये शब्द यूज नहीं होता, अब चलना चाहिए ये शब्द ज्यादातर यूज होता है। तो इस तरह से आप बना करके लिखोगे। ठीक है, और वैसे 4 में से 2 को केवल करना है। ठीक है, और अपने हिसाब से पसंद करके 2 निपटा देना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न जो आएगा तुम्हारा, यहां से आ गया दोस्तों 12वां का क ख ग जो होगा, ये 2-2 नंबर देगा, जिनमें से कोई एक करना है। जैसे यहाँ शांत और वीर रस का लक्षण और उदाहरण देना है। तो वीर रस क्या होता है, वीर रस बताया हो ना कि जब किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है, जब किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण है, जड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, फिर अगला है रूपक अलंकार और क्या कहते हैं संदेह अलंकार में से कोई एक। तो रूपक अलंकार ही तुम टच करोगे, जहां पे रूप रंग वेशभूषा की बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, चौपाई है, दोहा है। चौपाई दोहा जस्ट एक दूसरे के उल्टे नहीं होते हैं, दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चौपाई में क्या होता है, परिभाषा क्या हो जाएगा, यह सम मात्रिक छंद होता है, छंद होता है। सम शब्द कब लगता है, जब चारों चरण में समान मात्राएं होती है। तो चौपाई ही ऐसा है जिसके चारों चरण में समान मात्रा होती है। कितनी, 16 16 16 16, सब में 16 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि यह सम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले से लेकर चौथे चरण में, यानी सभी चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। फिर दोहा की अगर बात करें तो दोहा और सोरठा एक दूसरे को उल्टे होते हैं। एक में क्या होता है कि 11, पहले और तीसरे में 11, दूसरे वाले में क्या होता है कि 13 और 11 मात्रा है। ठीक है, तो आप देख लेना इसका। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो इसका लक्षण ये हो जाएगा, परिभाषा इसका लक्षण बनेगा और उदाहरण आप तैयार कर लेना। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको व्याकरण वाले में मिल जाएगा। फिर आता है विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रश्न पत्र। मैंने बोला था ना कि पत्र लेखन में ज्यादातर इस पे पूछा जाता है। देख लो, ये मॉडल पेपर है। ठीक ना, बहुत ही प्यारा है। या ये नहीं लिखोगे तो परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु अधिकारी को प्रश्न पत्र। ये दोनों वायरल है, इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो निबंध कैसे लिखा जाता है, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, कितना पेज लिखना होता है, सब कुछ मैंने बताया कि नहीं। ठीक है, आप कहोगे कहां मिलेगा, तो जो मैंने वीडियो बनाया है आप जाकर के देखो तो सही एक बार। ठीक है, ये जो पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट पे आपको वो वीडियो आप उठा के देखोगे, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होगा जिसमें 3 से 4 लाख व्यू गया है,
वो वीडियो बहुत ही सटीक, बहुत ही जानदार है। आपका निबंध, पत्र लेखन, ये सारी चीजें एकदम आराम से क्लियर करा देगा वो वीडियो आपका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किस किस पे आया है देख सकते हो, बढ़े बिटिया, पढ़े बिटिया, इस पे भी आ सकता है। नवीन शिक्षा पद्धति पे आ सकता है। विज्ञान वरदान और अभिश्राप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी वन संपदा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान युग में योग का महत्व इंपॉर्टेंट है, योगा वाला, समझ रहे हो। 30 तरह का निबंध आपको पूछा जा सकता है। तो निबंध कौन से टॉप के हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो ये रहा पूरा मॉडल पेपर। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस मॉडल पेपर के आधार पे अपनी तैयारी को देखो, जांचो, परखो कि तुम इसमें से कितना तुम्हें पहले से ही आ रहा था। मान के चलो कि यही सेम अगर पेपर आ जाता तो तुम कितना कर पाते, कितना अपने आप में अंदाज हो। क्योंकि कहते हैं ना, मैं तुम्हें नहीं जज कर सकता, तुम खुद अपने आप को जज कर सकते हो कि तुमने जो चीज मैंने अभी यहां बताया उनमें से कितनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। जिन बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है या पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसका एक इलाज है मेरे पास, ठीक है। वो इलाज यह है कि अपने माँ बाप के चेहरे को देखो और उनके चेहरे को देख करके बस एक बार प्रणाम करो, हे माते मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि उनके चेहरे पे अगर खुशी लाना है, उम्मीद की किरण जगाना है, तो केवल और केवल पढ़ना है, समझ रहे हो। अपने आप को कमरे में बंद कर लो, समझ रहे हो, और केवल फोकस करो पढ़ाई पे, पूरी जी जहान लगा दो मेरे भाई। क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं किए तो कल के डेट में बहुत अफसोस होगा। जब अगल बगल पड़ोस में अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम फेल हो जाओगे या अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे, तो उस समय तुम्हें अफसोस होगा और उस समय एहसास होगा कि माँ बाप को लोग कैसे ताना मारते हैं, पड़ोस वाले, दिक्कत आएगा। इसलिए कम से कम अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए जरूर मेहनत करना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप यहाँ जितना भी मेरे को फॉलो करते हैं, सारे बच्चे मेहनती हैं और मेहनत करके दहाड़ देंगे, 100% फोड़ के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।